छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में नामों के साथ नाग, सिंह, मुंडा इस तरह के टाइटल आमतौर पर पाए जाते हैं। झारखंड यह पहले बिहार का और छत्तीसगढ़ यह पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था और इन क्षेत्रों में जिन्हें आराध्य के रूप में पूजा जाता है वे बुढ़ादेव या बड़ा देव कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ के तो गांव-गांव में माता महामाया के मंदिर हैं और आदिवासियों ने जिस चिन्ह को अपने राज्य चिन्ह के तौर पर स्वीकार किया हुआ है उस चिन्ह में हाथी के ऊपर सिंह दर्शाया गया है। आदिवासियों के इस राज्य चिन्ह का इतिहास समझने से पहले इस शिल्प में दर्शाए गए इस प्रतीक को ध्यान से देखिए। इसमें सबसे नीचे हाथी, हाथी के ऊपर बालक और बालक के ऊपर सिंह है और इस शिल्प में सिंह के ऊपर कलशनुमा आकृति है। इस शिल्प को पूरा देखिए, यह शिल्प तथागत बुद्ध का है। महान बौद्ध सम्राट अशोक ने जैसे शिलाओं पर बुद्ध उपदेशों को लिखवाया था, वैसे ही महान बौद्ध सम्राट कनिष्क ने गांधार और मथुरा कला के माध्यम से बुद्ध के शिल्पों का निर्माण करवाया था। उन शिल्पों में बुद्ध के इतिहास को सांकेतिक तौर पर दर्शाया गया था। हाथी यह बुद्ध माता महामाया के गर्भधारणा को दर्शाता है। छोटा बालक यह सिद्धार्थ गौतम के जन्म का प्रतीक है। सिंह यह सिद्धार्थ गौतम के बुद्धत्व प्राप्ति का प्रतीक है, क्योंकि बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात ही सिद्धार्थ गौतम शाक्य सिंह के साथ ही नरसिंह भी कहलाए थे। और इस शिल्प में सिंह के ऊपर का कलशनुमा आकार ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इकट्ठा किए गए अस्थि कलश का प्रतीक है। इन शिल्पों में संपूर्ण बौद्ध इतिहास को सांकेतिक रूप में दर्शाया गया है और इस शिल्प में महामाया के गर्भधारणा तथा सिद्धार्थ गौतम के बुद्धत्व प्राप्ति तक के इतिहास को दर्शाया गया है। और इसी बौद्ध शिल्प को वर्तमान के आदिवासियों ने अपने राज्य चिन्ह के तौर पर स्वीकार किया हुआ है, क्योंकि वर्तमान के आदिवासी या पूर्व के बौद्ध होने की वजह से ही छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में बुद्ध माता महामाया के मंदिर हैं। वर्तमान के आदिवासी या पूर्व के बौद्ध होने की वजह से ही उनके आराध्य के नाम बुढ़ादेव और बड़ादेव हैं, जो तथागत बुद्ध का ही घोतक है। वर्तमान के आदिवासी या पूर्व के बौद्ध होने की वजह से ही उनके नामों के टाइटलों में नाग, सिंह, मुंडा जैसे बौद्ध इतिहास से जुड़े हुए शब्दों की भरमार है। और सच बात तो यह है कि जैसे एससी, एसटी और ओबीसी या जाति समूह को दिया गया आधुनिक नाम है, वैसे ही अछूत, आदिवासी और शूद्र या जाति समूह को दिया गया मध्ययुगीन नाम है। एक अन्य सिद्धांत यह भी है कि 16वीं शताब्दी के दौरान मुगल वंश ने गोंड इस शब्द का इस्तेमाल भारत के मध्य क्षेत्रों में रहने वाले पहाड़ी लोगों को संदर्भित करने के लिए किया था और उसके बाद 1728 ईस्वी में गोंड साम्राज्य की स्थापना यादव राय ने की थी, जो गोंडवाना साम्राज्य के प्रथम राजा भी थे। 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में भारत आए हुए चीनी यात्रियों ने भारत में किसी भी जाति व्यवस्था का कोई भी वर्णन नहीं किया है। यह बात साबित करती है कि भारत देश में ब्राह्मणों द्वारा जाति व्यवस्था का निर्माण मुगल काल में ही किया गया था। तो प्राचीन भारत का इतिहास तो यह है कि भारत देश में ना ही वर्ण व्यवस्था थी और ना ही जाति व्यवस्था। प्राचीन भारत यह तो बौद्धों की भूमि थी और इसलिए ही आज भी विश्व स्तर पर भारत की पहचान बुद्ध की भूमि इस नाम से ही है।